अच्छा, फोटोसिंथेसिस को हम पढ़ें। फोटोसिंथेसिस दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक लाइट रिएक्शन होता है, एक डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन का मतलब क्या है कि ये वाला रिएक्शन, ज़ाहिर है देखें फोटोसिंथेसिस तो लाइट में होगा पूरा, ठीक है, तो दोनों रिएक्शन हमेशा दिन के टाइम हो रहे होंगे, तो लाइट रिएक्शन का मतलब इसके तो लाइट रिक्वायर्ड है ही है। तो जो डार्क रिएक्शन से यूजुअली ये समझ रहे होते हैं बच्चे कि डार्क रिएक्शन में अंधेरे में हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। ये होता तो ज़ाहिर है फोटोसिंथेसिस का पार्ट है, तो फोटोसिंथेसिस दिन में ही होगा, तो ये होता लाइट में ही है, मतलब सनलाइट की मौजूदगी में ही है, मगर इसके लिए लाइट की रिक्वायरमेंट डायरेक्टली नहीं है, लाइट रिक्वायर्ड डायरेक्टली नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन ऐसे करता हूँ कि जो लाइट रिएक्शन से हमारे पास दो प्रोडक्ट बनते हैं, एटीपी और NADPH2, ठीक है। ये दोनों प्रोडक्ट लाइट रिएक्शन में बनते हैं, तो ये दोनों प्रोडक्ट डार्क रिएक्शन में यूज़ हो रहे होते हैं। डार्क रिएक्शन में का डायरेक्टली इस लाइट से लेना देना नहीं है, क्योंकि इसके जो प्रोडक्ट हैं, ठीक है, जो लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट हैं वो इसमें यूज़ हो रहे हैं, तो डायरेक्टली लाइट का कोई रोल नहीं है, बट ज़ाहिर है दोपहर में ही होगा। ये बिल्कुल वैसा ही है कि अगर आप समझें कि आपके घर में जैसे यूपीएस लगा हुआ है, ठीक है, तो यूपीएस जो है जब लाइट चली जाती है, यूपीएस आपकी घर की लाइट को चलाता है। तो अगर आप कहें कि भाई यूपीएस का कोई लेना देना नहीं है आपके के इलेक्ट्रिक या कोई भी जो इदारा है इलेक्ट्रिक का, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि यूपीएस को चार्ज किसने किया है? एक्चुअली वो इलेक्ट्रिसिटी जो पहले आ रही थी उसने उसको चार्ज किया, और जब लाइट गई तो उसने आपको घर को लाइट दी। तो बिल्कुल वैसे ही है, एटीपी ये बनाता है, और एटीपी की मदद से फिर डार्क रिएक्शन में वो वाले प्रोडक्ट इसमें यूज होते हैं। तो इसको लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कह रहे होते हैं, और इसको लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी कह रहे होते हैं, ठीक है, डिपेंडेंट रिएक्शन। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं लाइट रिएक्शन के। सबसे पहले लाइट रिएक्शन में होगा क्या, तो हमने फोटो सिस्टम को पहले एक बार देख लिया था, अब दोबारा देखते हैं। देखें, सबसे पहले होता है फोटो सिस्टम 2। फोटो सिस्टम 2 के पास 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो ये हमारे पास फोटो सिस्टम 1 जो है वो 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। 1 पहले क्योंकि डिस्कवर हुआ तो इसको 1 रख दिया, और 2 बाद में डिस्कवर हुआ तो इसको 2 नाम रख दिया। तो इसके डिस्कवरी के बेस पे 1 और 2 नाम रखे गए। उसके बाद ये इसके इलेक्ट्रॉन, इसके बाद जब सनलाइट आएगी, ये सनलाइट आई इसके पास, ठीक है, तो इसके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या होंगे, वो एक्साइटेड होंगे, वो एक्साइट होके इलेक्ट्रॉन को ये बाहर निकालेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा, ऊपर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास भेज देगा। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को फियोफाइटिन भी कहते हैं, फियोफाइटिन भी कह रहे होते हैं, ठीक है, ये इसका नाम है, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास गया, उसके बाद ये जाता है प्लास्टोक्यूनिन के पास, ठीक है। प्लास्टोक्यूनिन के बाद ये वाले इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास गया, प्लास्टोक्यूनिन के पास ये प्लास्टोक्यूनिन के बाद ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स जो एक प्रोटीन है, आयरन आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। ये इस साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के बाद इलेक्ट्रॉन जाएंगे प्लास्टोसियानिन के पास। प्लास्टोसियानिन जो है वो कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन है, ठीक है, कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन, ये भी एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे फोटो सिस्टम 1 के पास, और कुछ देखें कुछ सनलाइट। अच्छा चलें, अब यहाँ तक चीज़ें कवर करते हैं। पहले फोटो सिस्टम 2 से लेके यहाँ तक वाली चीज़ें कवर करते हैं पहले। तो देखें अब क्या हुआ कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकले तो इसके पास जब इलेक्ट्रॉन का होल क्रिएट हो गया होगा, ज़ाहिर है यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल लें तो कोई चीज़ ऐसी मौजूद होनी चाहिए जो कि होल को क्या करे, कंप्लीट करे, ठीक है। ये अभी बात जहन में रखें, अब ये कैसे कंप्लीट होगा ये मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन पहुंच के भाई फोटो सिस्टम 1 के पास, फोटो सिस्टम 1 के पास ये वाले इलेक्ट्रॉन भी आए, और सनलाइट डायरेक्टली भी ज़ाहिर फोटो सिस्टम 1 के ऊपर लग रही थी, तो इसके अंदर से भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। वो वाले इलेक्ट्रॉन दोबारा सेकंड चेन आ रही है, ये फर्स्ट होती है, ये पहली है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। तो जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर वही है, फियोफाइटिन है, ठीक है, फियोफाइटिन। ये आगे भेजेगा फेरेडॉक्सिन के पास, फेरेडॉक्सिन है, ये भी एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है, ठीक है, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है, ये भेज देगा। उसके बाद एक एंजाइम है NADP रिडक्टेज। कैसे पता चला एंजाइम है, क्योंकि एंड पे एज आ रहा है। ये क्या करेगा, ये NADP को जो इलेक्ट्रॉन है उससे मिला देगा, तो क्या बन जाएगा NADP माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज होता है। फिर ये प्रोटॉन या H प्लस से मिलेगा जो कि यहाँ पर मौजूद होता है प्रोटॉन, फिर ये बन जाएगा NADPH2। तो ये NADPH2 हमारे पास ऐसे अचीव हो रहा होता है लाइट रिएक्शन में, ठीक है। NADPH2 ऐसे अचीव हो रहा है। अब ATP कैसे अचीव हो रहा है, देखें इलेक्ट्रॉन डाउन द साइकिल जा रहा है। यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से प्लास्टोक्यूनिन के पास आया, इसने एनर्जी को रिलीज़ की, प्लास्टोक्यूनिन के पास साइटोक्रोम के पास आया, इसने एनर्जी रिलीज़ की, यहाँ से फिर प्लास्टोसियानिन के पास इसने एनर्जी रिलीज़ की, ऐसी फोटो सिस्टम। तो ये एनर्जी रिलीज़ करते हुआ जा रहा है। ये एनर्जी जब रिलीज़ करेगा अंदर, तो अंदर ADP जो है, ADP
एडीपी मॉलिक्यूल जो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट भी मौजूद होता है और अलग से फॉस्फेट भी पड़े होते हैं। इनको मिलने के लिए एनर्जी चाहिए। ये एनर्जी मिल जाती है इस इलेक्ट्रॉन के नीचे मूवमेंट से और ये बन जाता है एटीपी और इस प्रोसेस को कह रहे होते हैं केमी ऑस्मोसिस। केमी ऑस्मोसिस इस प्रोसेस को कह रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये हो कहाँ रहा है एक्चुअली, ये हमारे पास ये लाइट रिएक्शन जो है ये हो रहा है हमारे पास थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। देखें क्लोरोप्लास्ट की डबल मेम्ब्रेन बाउंड्री स्ट्रक्चर है, हम सेल में पढ़ चुके हैं। इसके अंदर कुछ ऐसे कॉइन की तरह स्ट्रक्चर पड़े होते हैं। एक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड जब ये पूरा ग्रुप बनाता है ऐसा, तो पूरे ग्रुप को हम कह रहे होते हैं ग्रैनम। ग्रैनम कह रहे होते हैं, मगर एक को थाइलाकॉइड कह रहे हैं। तो ये थाइलाकॉइड के अंदर हो रहा है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट है ये पूरा क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये जो थाइलाकॉइड है और जो बाहर जहाँ थाइलाकॉइड नहीं मौजूद इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। तो थाइलाकॉइड जो है उसमें लाइट रिएक्शन होता है और स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है। ये चीज़ आपके जहन में होनी चाहिए। लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में काफ़ी पूछी जाती है आपसे। ठीक है, लाइट रिएक्शन अब हम कंटिन्यू करते हैं। अब देखें भी तो मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर। अब दो तरह से मूव कर सकते हैं, एक तो साइक्लिक इन नॉन साइक्लिक। देखें साइक्लिक वो होगा जो कि लेस कॉमन है। ठीक है, इसमें क्या होगा, वन फोटो सिस्टम इन्वॉल्व। इसमें क्या होता है एक्चुअली मैं आपको समझाता हूँ। ये तो जो हमने पढ़ा पूरा कि फोटो सिस्टम 1 से लेके यहाँ पर एनएडीपी डक्टेज तक ये नॉन साइक्लिक है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो एक बार यहाँ से निकल गया वापस नहीं आ रहा। ठीक है, वो यहाँ NADPH2 बनाने में यूज़ हो रहा है, वापस नहीं आएगा। साइक्लिक का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन को वापस आना है। अब इलेक्ट्रॉन वापस कैसे आएगा, ये जो प्राइमरी यहाँ पर जो प्राइमरी ये जो फोटो सिस्टम 1 से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास गया है, मैं पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लूँ। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जो गया है, ठीक है, तो उसने क्या किया, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने ये वाले इलेक्ट्रॉन वापस साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को दे दिए। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स ने दोबारा प्लास्टोसियानिन को दे दिए, प्लास्टोसियानिन ने दोबारा फोटो सिस्टम 1 को दे दिए, इसने प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को दिए, इसने दोबारा साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को। तो ये चेंज चलती रहेगी, साइकिल चलता रहेगा। इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं एक्चुअली, इस प्रोसेस को हम कह रहे हैं साइक्लिक। क्यों, क्योंकि एक साइकिल की फॉर्म में मूव करते जा रहे हैं। और जो नॉन साइक्लिक क्या आते हैं, जो मैंने आपको पहले समझाया है, वो फोटो सिस्टम 2 से स्टार्ट होकर NADPH2 तक जा रहे हैं और हमें दोबारा गेन नहीं हो रहे। ठीक है, अब हम नॉन साइक्लिक जो कि मैंने आपको जो प्री डोमिनेंट जो ज़्यादा होता है, जो स्टार्ट में फोटो सिस्टम 2 से स्टार्ट हुआ NADPH2 तक गया, और उसकी हम थोड़ी डिटेल पढ़ते हैं। जो ATP सिंथेसिस है ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या है एक्चुअली, देखें किसी भी चीज़ में, जैसे हमने यहाँ पर ADP में फॉस्फेट ऐड कर दिया था, तो फॉस्फेट की किसी भी चीज़ में एडिशन को कहते हैं फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, वर्ड ही बता रहा है कि ATP की एडिशन हो रही है। तो अब ADP मौजूद है, उसमें ATP ऐड करना है, एनर्जी इलेक्ट्रॉन से आ रही है, तो इस और लाइट की मौजूदगी में रिएक्शन हो रहा है, तो इस प्रोसेस को हम कह रहे होते हैं फोटो फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो हमें क्या पता चला कि ATP के बनाने के प्रोसेस को कहते हैं केमियोस्मोसिस, और दूसरा नाम हम क्या दे सकते हैं लाइट रिएक्शन में, फोटो फॉस्फोराइलेशन। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जो कि हमने पहले पूरा देखा, जो NADP डक्टेज तक जा रहा है। इसमें क्या होता है, ATP सिंथेसिस होती है नॉन साइक्लिक फ्लो में। ठीक है, हम देख चुके हैं। अब ये दोबारा एक बार मैं बता दूं, अब इसमें एडिशनल चीज़ें वही देखें। सबसे पहले क्या है, फोटो सिस्टम 2। फोटो सिस्टम 2 से कहाँ गया इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर लाइट जब पड़ेगी इलेक्ट्रॉन गया प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। अब यहाँ पर जो थोड़ी एडिशनल चीज़ें मुझे बतानी है वो ये हैं कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास एक इंजाइम मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, या उसका दूसरा नाम है वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। एक्चुअली क्या करेगा, जो मैंने आपको बात बताई थी कि यहाँ पर जो होल क्रिएट हो रहा है, ये उस होल को फिल करता है। अब वो कैसे करेगा, इसका काम ये है कि ये वाटर की फोटोलाइसिस कर देता है। वाटर की फोटोलाइसिस, फोटो का मतलब लाइट और लाइसिस का मतलब तोड़ना। तो वाटर जब आएगा यहाँ पर, इसके बाद वाटर यहाँ मौजूद होता है हमारे पास थाइलाकॉइड में, तो ये क्या करता है, वाटर को तोड़ देगा इलेक्ट्रॉन में, ऑक्सीजन में और H+ में। ठीक है, 2H+ निकलते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। ये जो O2- है, ये O- है, ये अपने जैसे और O- से मिलेगा, O2 बनेगा और ये एटमॉस्फेयर में निकल जाएगी ऑक्सीजन। तो हम जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन हमें मिलती है और हम कहते हैं वो वाटर से मिली है, हम पहले वीडियो में देख चुके हैं, तो वो ऐसे मिलती है। ठीक है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास ये एंजाइम मौजूद है। अच्छा, अब हमारा जो यहाँ पर काम है वो अभी इस वक्त के लिए, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं इनसे, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं, वो जो मैंने बताया था आपको कि फोटो सिस्टम 1 में जो होल क्रिएट हो रहा है, उसके इलेक्ट्रॉन जो ऊपर जा रहे हैं, वो होल को ये 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने में काम आ रहे होते हैं। तो ये बात आपके जहन में होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जो ऑक्सीजन इन्वॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है, ये मैग्नीज क्लस्टर इसके अंदर मौजूद होते हैं। मैग्नीज जो एक एलिमेंट है,
उसका क्लस्टर इसके पास मौजूद होता है, मैग्नीज एलिमेंट मौजूद होता है, तो ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद वही बात है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के बाद प्लास्टोक्यूनिन, उसके बाद साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, प्लास्टोसियानिन, उसके बाद फोटो सिस्टम 1। अब ये बात है कि फोटो सिस्टम 1 के ऊपर भी लाइट पड़ी है, मैंने बताया था, तो ज़ाहिर है यहाँ के भी इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो यहाँ भी होल क्रिएट होगा। इसका होल कैसे फिल होता है कि जो इलेक्ट्रॉन इस चेन में नीचे आ रहे हैं, जैसे यहाँ से प्लास्टोक्यूनिन के बाद इलेक्ट्रॉन इसने प्लास्टोसियानिन को साइटोक्रोम को दिया, इसने प्लास्टोसियानिन को दिया, इसने फोटो सिस्टम 1 को दिया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ये फोटो सिस्टम 1 का होल फिल कर रहे हैं। तो ये दोनों होल कैसे फिल हो रहे हैं, ये आपसे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूछी जा सकती है। उसके बाद वो ये फेरिडॉक्सिन के पास जाएगा, एनएडीपी डक्टेज, ये इसको NADPH2 बना देगा। पहला पॉइंट क्या हुआ, अब देख लेते हैं थ्योरी के हिसाब से। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय फोटो सिस्टम 2, लाइट एब्जॉर्ब हुई, इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन निकले और होल क्रिएट हो गया। अब होल कैसे फिल होगा, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगी, इससे हमारे पास 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन तो निकल जाएगा एटमॉस्फेयर में, और 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसका होल फिल कर देंगे, इसके अंदर जो गैप हुआ है वो फिल कर देंगे। और H+ क्या करेगा, हम बाद में पढ़ेंगे, थोड़ी देर में पढ़ते हैं अभी। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन क्या करें, मूव डाउन, एनर्जी जो है रिलीज होगी, जैसे इलेक्ट्रॉन मूव नीचे करते जा रहे हैं, एनर्जी रिलीज करते जा रहे हैं, ठीक है, एनर्जी रिलीज करते जाएंगे, और वो एनर्जी ATP की फॉर्मेशन में काम आएगी, जिसको हम कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये चीज़ मैं आपको समझा चुका हूँ ऊपर। अब प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटो सिस्टम 1, मतलब इसकी बात कर रहे हैं, जो फोटो सिस्टम 1 के बाद प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आया, ये आगे क्या करेगा, ये फेरिडॉक्सिन के बाद NADP डक्टेज को दे देगा, और NADP डक्टेज इलेक्ट्रॉन को NADP में ऐड करके NADP माइनस बना देगा, और H+ यहाँ पर मौजूद होते हैं, वो NADPH2 बना देगा, जो हम ऊपर देख चुके हैं। अब एट द एंड ओवरऑल प्रोडक्ट क्या मिला, ऑक्सीजन मिली, जो कि कहाँ निकल गई, एटमॉस्फेयर में। उसके बाद ATP मिला, मैंने बताया केमियो ऑस्मोसिस से। ATP क्या करेगा, ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा फॉर शुगर सिंथेसिस ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन, जो अगला रिएक्शन होना है उसके लिए ये शुगर सिंथेसिस के लिए एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। और जो NADPH2 है, ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, ये अपनी रिड्यूसिंग पावर प्रोवाइड कर रहा है, रिड्यूसिंग, ये एक्चुअली क्या है रिड्यूसिंग पावर, ये क्या चीज़ें, ये हम वहाँ देख लेंगे, फॉर शुगर सिंथेसिस, ठीक है। ये दोनों शुगर सिंथेसिस में काम आएंगे, मतलब डार्क रिएक्शन में हमने शुगर बनानी है, कार्बोहाइड्रेट बनाना है, तो उसमें काम आएंगे। तो ATP जो है तो एनर्जी करेंसी एनर्जी प्रोवाइड करेगा, NADPH2 क्या करेगा, अपनी रिड्यूसिंग पावर प्रोवाइड करेगा, वो हम देखेंगे अभी। उसके बाद अगला जो है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, वो मैंने जैसे आपको बताया था कि प्राइमरी फोटो सिस्टम 1 के बाद ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, यहाँ से साइटोक्रोम प्लास्टोसियानिन दोबारा 1 पे ऐसे ही साइकिल चलता रहेगा, तो ये कहला रहा है साइक्लिक। तो ये क्या हो रहा है, अंडर सर्टेन कंडीशन, मतलब साइकिल ही जा रहा है, कोई वजह होगी तो होगा, क्यों होगा। देखिए, अब एक चीज़ तो जहन में होनी चाहिए कि साइक्लिक में सिर्फ ATP बनेगा, सिर्फ ATP, ऑक्सीजन और NADPH2 नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, देखें, NADPH2 के लिए ज़रूरी है कि इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के बाद फेरिडॉक्सिन देन NADP डक्टेज के पास जाएं, तभी NADP डक्टेज जो NADPH2 बनाएगा। तो इलेक्ट्रॉन तो यही मूव किए जा रहे हैं, इसी साइकिल में मूव किए जा रहे हैं, तो इसके बाद जा ही नहीं रहे, तो NADPH2 तो बनेगा ही नहीं। और इसके बाद ऑक्सीजन क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन जो फोटो सिस्टम 2 का जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है उसके पास मौजूद है, तो इलेक्ट्रॉन वहाँ भी नहीं आ रहे, वो सिर्फ इसी एरिया में कंस्ट्रिक्ट हैं, तो इसलिए सिर्फ यहाँ पर जो मूव करने से एनर्जी इनकी निकल रही है वो ATP में काम आ रही है, तो इसलिए सिर्फ ATP बनेगा, ठीक है। अब ये क्यों हो रहा है, देखिए, अगर या तो डार्क रिएक्शन के लिए जो अगला रिएक्शन है उसके लिए ATP बहुत कम हो जाए, हमने बहुत जल्दी जल्दी ATP बनाना है, ये पूरा जो इतना बड़ा एरिया कवर करने के बजाय वो क्या है, भाई मैं छोटे से एरिया में घूमता रहूँ, ATP बनाता रहूँ ताकि जल्दी जल्दी ATP आ जाए, एक तो ये रीज़न हो सकता है। और दूसरा है कि साइकिल जो है स्लो डाउन हो चुका हो बहुत, और फटाफट ATP बना रहा हो, तो वही है ये बात। उसके बाद अगला क्या कि NADPH2 जो है वो ज़्यादा हो जाए सेल में, ठीक है। क्या मतलब कि NADPH2 और ATP ये दो चीज़ें हैं जो कि हमें चाहिए डार्क रिएक्शन के लिए, हम पढ़ेंगे डार्क रिएक्शन। तो NADPH2 अगर बहुत ज़्यादा हो जाए और ATP हमारे पास इतना ज़्यादा नहीं है, तो हम चाहेंगे ATP को भी ज़्यादा कर लें ताकि NADPH2 के बराबर हो जाए, दोनों जाके फिर यूज़ हो जाए, डार्क रिएक्शन हो। उसके बाद ये क्या करता है, सिर्फ ATP बनाता है, जो मैं चीज़ आपको समझा चुका हूँ। अब केमियोस्मोसिस जिससे ATP बन रहा था वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। केमियोस्मोसिस क्या है, मूवमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन डाउन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। मैंने आपको ऊपर बताया कि वाटर टूट रहा है, ये वाटर टूटा तो इसमें 2H+ निकले। अब ये इसको देखना है, मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ, वाटर टूटा, 2H+ निकलते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और ऑक्सीजन निकलता है, ये एटमॉस्फेयर में चला गया, ये देख लिया। अब ये देखना है, ठीक है। अब H+ क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर ही मैंने थाइलाकॉइड दोबारा बनाई, मैंने ऐसे बनाया, अगर क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर ये थाइलाकॉइड है, ठीक है। थाइलाकॉइड को मैंने जूम करके यहाँ ऐसे बनाया है, ठीक है। तो थाइलाकॉइड के अंदर वही सारी चीज़ें मौजूद हैं, फोटो सिस्टम 2, प्लास्टोक्यूनिन, साइटोक्रोम, फोटो सिस्टम 1, NADP डक्टेज। एक एडिशनल चीज़ है जो हमने अभी देखनी है, तो ये हम पूरा देख चुके हैं, इन सब के क्या रोल है। अब हम देखते हैं अंदर क्या हुआ, वाटर टूट गया, ये वाटर टूट चुका है, अब इसका ये H+ है, ठीक है। जो वाटर टूट रहा है अंदर थाइलाकॉइड के अंदर, ये जो स्पेस है थाइलाकॉइड के, ये अंदर जो मैं मार्क कर रहा हूँ, इसके अंदर एक्चुअली ये हो रहा है कि H+ जो वाटर टूटता रहेगा तो H+ बहुत सारे जमा होंगे, जमा होते रहे,
तो जमा होते रहेंगे तो एक्चुअली क्या होगा कि ये फिर अपनी डाउन द कंसंट्रेशन मूव करेंगे। बाहर क्या है, बाहर स्ट्रोमा है, बाहर ये वाला एरिया है, ठीक है। ये जो बाहर है ये और ये यहाँ पर ये वाला एरिया है, इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो क्या करेगा, एक एंजाइम है एटीपी सिंथेस, ये एज एंड में आ रहा है, इससे हमें पता चला एंजाइम है, इससे ये हाइड्रोजन मूव करेंगे बाहर, और इसके पास एक्चुअली मौजूद होता है एटीपी प्लस फॉस्फेट। तो ये जब हाइड्रोजन आयन मूव करेंगे डाउन द कंसंट्रेशन, कोई चीज़ मूव करती है तो एनर्जी दे के जाती है, तो इसको एनर्जी देगी, इस एनर्जी से ये एटीपी बना लेगा फॉस्फेट को ज्वाइन करके। तो एटीपी सिंथेसिस एक्चुअली जो केमियो ऑस्मोसिस का प्रोसेस है, एटीपी सिंथेसिस वो ऐसे हो रही है, जो कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन की। कैसे एक्सप्लेन की दोबारा बताता हूँ कि जो हाइड्रोजन आयन वाटर के टूटने से अंदर बहुत ज़्यादा जमा हो गया थैलाकोइड स्पेस में, ये थैलाकोइड स्पेस में लिख देता हूँ। वो क्या करेंगे, एटीपी सिंथेस से डाउन द कंसंट्रेशन मूव करेंगे, और उसकी एनर्जी जो आएगी वो एटीपी को फॉस्फेट से जोड़ने में काम आएगी, उसे एटीपी बन जाएगा। और ये काम एटीपी सिंथेस एंजाइम कर रहा है, एंजाइम का नाम याद होना चाहिए, प्रोसेस को कह रहे हैं केमियो ऑस्मोसिस। ठीक है, अब हम ये कहें कि भाई अगर हाइड्रोजन यहाँ जमा हो जाए, मतलब बाहर आ रहे हैं तो यहाँ जमा हो सकते हैं। तो अब हम आपके जहन में होना चाहिए कि हाइड्रोजन जब बाहर आ रहे हैं, कुछ हाइड्रोजन एन रिडक्टेज जो है वो क्या कर रहा था, एन माइनस में हाइड्रोजन ऐड करा रहा था, NADPH2 बना रहा था, ऊपर हम देख चुके हैं NADPH2। तो कुछ हाइड्रोजन तो यहाँ यूज़ हो जाएंगे, बाकी रिमेनिंग है वो क्या हो जाएंगे, पम्प बैक, दोबारा इनको वापस ले लिया जाएगा अंदर थैलाकोइड स्पेस में। फिर दोबारा यहाँ कंसंट्रेशन बनेगी, दोबारा मूव करेंगे, तो ये चलता रहेगा साइकिल। ठीक है, एक चीज़ अब ये पता होनी चाहिए कि 3 हाइड्रोजन आयन जब यहाँ से 3 मूव करेंगे, 1 2 जब 3 मूव करेंगे तो उससे एक एटीपी बनेगा, वो इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर देंगे, एक एटीपी बन जाए। अगला वही बात है कि H प्लस आयन मूव डाउन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट थ्रू एटीपी सिंथेस एंजाइम, और ये एनर्जी प्रोवाइड करेंगे एटीपी को एटीपी में मिलाने में। अच्छा, फोटोसिंथेसिस को कंटिन्यू करते हैं। फोटोसिंथेसिस में जैसे मैंने आपको बताया कि 2 प्रोसेसेस होते हैं, 2 रिएक्शंस होते हैं, एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को हम देख चुके हैं। अब जो लाइट रिएक्शन में जो एटीपी और NADPH2 ये 2 चीज़ें बनी हैं, ये अब यहाँ यूज़ होंगी डार्क रिएक्शन में। डार्क रिएक्शन एक्चुअली क्या है, इसका दूसरा नाम है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। मतलब ये फोटोसिंथेसिस है, तो ये होगा तो ज़ाहिर है फोटोसिंथेसिस हमारे पास सनलाइट की मौजूदगी में, मगर इस प्रोसेस के लिए सनलाइट ना भी हो तो इसको रिक्वायर्ड नहीं होती। दूसरा, इसको केल्विन साइकिल कहते हैं, क्यों, क्योंकि जो साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया उनका नाम केल्विन बेंसन था। और तीसरा, इसको C3 साइकिल कहते हैं। इसका रीज़न हम अभी देखते हैं क्या है। अच्छा, होता क्या है स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, मतलब कि ये अगर क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, ये थाइलाकॉइड होते हैं, ठीक है। और जो ये वाला स्ट्रक्चर है जहाँ कुछ भी नहीं है, इसको स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट हम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये हो रहा होता है। अब इक्वेशन है, इसकी इक्वेशन सबसे लास्ट में देखते हैं, अभी आपको ऐसे समझ नहीं आएगी, पूरा देख के फिर इक्वेशन देखेंगे, आपको चीज़ें समझ आएंगी। 3 प्रोसेस होते हैं इसमें, कार्बन फिक्सेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर, ठीक है। कार्बन फिक्सेशन, एक एक प्रोसेस को अलग अलग पढ़ेंगे। कार्बन फिक्सेशन में एक्चुअली क्या होता है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब क्या कि जो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड आती है उसको हम यूज़ करके, उस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन मौजूद है, अगर हम कार्बोहाइड्रेट भी देखें उसमें भी हमारे पास कार्बन मौजूद होता है, ये कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला है। तो इसमें ये जो कार्बन है, ये कार्बोहाइड्रेट बनाने में हम यूज़ कर रहे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन। अच्छा, पहला प्रोसेस जो कार्बन फिक्सेशन है इसको पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है एक्चुअली, 3 मॉलिक्यूल यूज टू फॉर्म ट्रायोस्ट, ठीक है। स्मॉलेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड, ट्रायोस का मतलब है 3 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम कहते हैं ट्रायोस, ये सबसे स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होता है। हम इससे कार्बन फिक्सेशन में ये बनाते हैं। अब इसमें होता क्या है, देखें, इसमें ये होता है कि मैं आपको यहाँ से समझा देता हूँ। अच्छा, इसमें ये होता है कि एक मॉलिक्यूल हमारे पास स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में मौजूद है, इसको RUBP कहते हैं। ये इसके 3 मॉलिक्यूल, और 3 मॉलिक्यूल हमारे पास एटमॉस्फेयर से आते हैं, ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाते हैं, और एक एंजाइम होता है रुबिस्को, इनको कंबाइन करा देता है। और कंबाइन होने के बाद देखें, ये 5 कार्बन वाला कंपाउंड है जो कि स्ट्रोमा में मौजूद है, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में, जिसको RUBP कह रहे हैं। और ये 1 कार्बन वाला कंपाउंड है, रुबिस्को एंजाइम यूज़ हुआ और एक मॉलिक्यूल बन गया, ये 5 और ये एक 6 मॉलिक्यूल वाला, 6 कार्बन वाला एक मॉलिक्यूल बन गया। RUBP का मतलब क्या है, RUBP की फुल फॉर्म क्या है, राइबुलोज बिसफॉस्फेट। बिसफॉस्फेट का मतलब क्या है, बिसफॉस्फेट का बायफॉस्फेट कह रहे हैं आप। इसका मतलब है कि 2 फॉस्फेट इसके स्ट्रक्चर में मौजूद हैं। ये कुछ ऐसा है, 5 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5, और ये 1 फॉस्फेट यहाँ, 1 फॉस्फेट यहाँ, ठीक है। 2 फॉस्फेट इसके पास मौजूद हैं। तो जब ये एक कार्बन डाइऑक्साइड से मिलेगा तो इसके बाद 1 कार्बन इसका आ जाएगा, तो ये 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो जाएंगे, और 2 फॉस्फेट जो मौजूद हैं। तो ये अनस्टेबल है, इसका कोई नाम नहीं है। ये 3 मॉलिक्यूल बनते हैं, ठीक है। 3 मॉलिक्यूल क्यों बनेंगे, देखें, यहाँ पर हमने 3 RUBP लिए और 3 कार्बन डाइऑक्साइड लिए, ठीक है। और इसके बाद 3 मॉलिक्यूल ये इस अनस्टेबल कंपाउंड के बने। अब ये टूट के ये 6 कार्बन वाला जो अनस्टेबल कंपाउंड था, ये टूट के 3 कार्बन वाले 6 बन जाएंगे। देखें इसमें कितने कार्बन है, आप देखें, ये 6 कार्बन है,
6 कार्बन हो गए और 3 मॉलिक्यूल हैं, तो कितने टोटल कार्बन हो गए? 18 कार्बन। तो ये टूट के हमारे पास बन रहा है 3 कार्बन वाले 6 मॉलिक्यूल, ये भी कितने? 18 कार्बन। तो कार्बन वही है, ये टूट के स्टेबल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है, जिसका नाम है 3 फॉस्फोग्लाइसरेट, या इसको हम कहते हैं 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड, इसको PGA इसकी शॉर्ट फॉर्म है। इसका ये स्ट्रक्चर अभी 3 कार्बन है, 1 2 3 और ये फॉस्फेट लगा हुआ है इसके साथ, ठीक है। ये है हमारे पास कार्बन फिक्सेशन का बस। अब देख लेते हैं क्या है इसमें। हम ट्रायोज बनाते हैं, मतलब क्या? ट्रायोज का मतलब है 3 कार्बन वाला जब हमने कंपाउंड बनाया ये वाला, जिसको 3 फॉस्फोग्लाइसरेट कह रहे हैं, इसको ट्रायोज कह रहे हैं। स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है। इसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर जो RUBP है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट को हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर कहते हैं, जो कि स्टोमा में मौजूद है। ये 5 कार्बन वाली शुगर है, ठीक है, RUBP। ये क्या होती है? अवेलेबल स्टोमा और रुबिस्को एंजाइम की मदद से। रुबिस्को की फुल फॉर्म क्या है? राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। ये इन दोनों के रिएक्शन को कैटलाइज करता है। दोनों की कैटलाइज का मतलब क्या है? कि रिएक्शन को तेज कर देगा और स्पीड अप रिएक्शन करने को कैटलाइज कह रहे हैं। तो ये जो अल्टीमेटली हमारे पास बनेगा PGA, जिसको 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड कह रहे हैं। ये होगी कार्बन फिक्सेशन, ठीक है। दूसरा स्टेप है रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होगा कि अभी हमने ये बनाया 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि अब हम यहाँ से मैं समझाता हूँ आपको। 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड ये आ गया। इसमें क्या करेंगे? ये इसका स्ट्रक्चर है, 3 कार्बन है और 1 फॉस्फेट इसके साथ मौजूद है। तीसरे कार्बन में 3 का मतलब है कि कौन से कार्बन में फॉस्फेट मौजूद है? ये पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, तीसरे कार्बन में फॉस्फेट मौजूद है, इसलिए इसको कह रहे हैं 3 फॉस्फोग्लाइसरेट। अब क्या होगा कि ATP जो मॉलिक्यूल है वो ADP में कन्वर्ट होगा और इसको फॉस्फेट दे देगा, ठीक है। तो 6 ATP, सारे 6 मॉलिक्यूल हैं इसके, तो 6 ATP यूज़ होंगे, 6 ATP में कन्वर्ट होकर इसको फॉस्फेट दे देंगे। तो सबके साथ 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट, मतलब क्या कि पहले 3rd कार्बन पे फॉस्फेट था, अब पहले कार्बन पे भी फॉस्फेट आ जाएगा, तो दोनों कार्बन में फॉस्फेट आ जाएगा। ये एक स्टेप ये। उसके बाद NADPH2, ये कहाँ से आया? ये हमारे पास आया था लाइट रिएक्शन से, ठीक है। लाइट रिएक्शन से आया, ये भी लाइट रिएक्शन से आया। जो मैं आपको कह रहा था कि इसके प्रोडक्ट लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट डार्क रिएक्शन में यूज़ होंगे, तो अब देखें यहाँ यूज़ हो रहे हैं। अब इससे अगले स्टेप में क्या हो रहा है? NADPH2 जो है इसके 6 मॉलिक्यूल NADP में कन्वर्ट होंगे और इसको क्या दे देंगे? हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे। और जो फॉस्फेट जो यहाँ ऊपर से आया है ये बाहर निकल जाएगा। ज़ाहिर है 2 चीज़ें ऐड हो रही हैं, तो इतनी जगह नहीं है, कोई चीज़ बाहर निकलेगी तो ऐड होंगी। तो ये दोनों ऐड होके अब जो अल्टीमेटली प्रोडक्ट बनेगा वो है ग्लाइसरहाइड 3 फॉस्फेट, जिसके पास इसको G3P भी कहते हैं। और ये इसके 3 कार्बन है और 1 फॉस्फेट इसके साथ मौजूद है, क्योंकि 1 फॉस्फेट ही निकल गया। ये वाले प्रोसेस को हम कहते हैं रिडक्शन। रिडक्शन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखें कि कोई भी प्रोसेस में जब भी H+ या इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा हो उसको कहते हैं रिडक्शन। अगर किसी चीज़ से निकल रहा हो उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो इसमें देखें H+ और इलेक्ट्रॉन जो है ऐड हो रहा है NADPH2 का, तो ये इसलिए रिडक्शन कहला रहा है। इसमें क्या हो रहा है? ईच मॉलिक्यूल रिसीव फॉस्फेट को रिसीव करता है ATP से, जिसके बाद क्या बन जाएगा? 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट, जिसको G3P भी कहते हैं। उसके बाद क्या होगा? ये H+ और इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा NADPH2 से, ये रिडक्शन होगी हमारे पास, और नेट गेन क्या होगा? G3P बन जाएगा। G3P का एक मॉलिक्यूल, क्या मतलब इसका मैं आपको अभी समझाता हूँ। एट द एंड हमें 6 मॉलिक्यूल अभी बने हैं G3P का। तो 5 मॉलिक्यूल जो है दोबारा रिएक्शन में उस साइकिल में चले जाएंगे और 1 मॉलिक्यूल निकल जाएगा। हम अभी देखते भी हैं इस बात को और एक्सप्लेन करता हूँ मैं। अब अगला है रीजनरेशन। देखें मैंने आपको बताया G3P के 6 मॉलिक्यूल बने हैं, 1 मॉलिक्यूल जो है निकल जाएगा। अब वो हम कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए यूज़ करें, कुछ भी बनाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं वो 1 मॉलिक्यूल। 5 मॉलिक्यूल दोबारा चले जाएंगे। अब G3P के जो 5 मॉलिक्यूल रह गए वो ये रहे। G3P ऐसा कुछ था, उसमें 3 कार्बन थे, 1 फॉस्फेट था, हम देख चुके हैं। इसकी डी अरेंजमेंट होगी। अब देखें एक्चुअली है क्या कि 3 कार्बन है, 3 कार्बन है और 5 मॉलिक्यूल है, इंटू 5 अगर करें तो टोटल कितने कार्बन हो जाएंगे? 15 कार्बन। अब री अरेंजमेंट होकर ये ऐसा कोई मॉलिक्यूल बनता है, इसका नाम है राइबोलोज बिसफॉस्फेट। इसमें इसके 3 मॉलिक्यूल बनते हैं, ठीक है। इसमें क्या है? इसमें 5 कार्बन होते हैं, ये 1 2 3 4 5 कार्बन है। तो इसके पास 5 कार्बन है और इसके 3 मॉलिक्यूल हैं, तो क्या है? ये 15 कार्बन। तो अल्टीमेटली कार्बन नंबर वही है। तो ये जो हमारे पास G3P के 5 मॉलिक्यूल थे एक्चुअली रीअरेंज होकर 3 मॉलिक्यूल ऑफ राइबोलोज फॉस्फेट बना रहे हैं। सिर्फ रीअरेंजमेंट हुई, कार्बन नंबर वही है, ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप है 3 ATP जो है वो 3 ADP में कन्वर्ट हो जाएंगे। फॉस्फेट जो है इसको दे देंगे, ठीक है। जब फॉस्फेट देंगे तो यहाँ पर 5 कार्बन वाले के साथ एक और फॉस्फेट यहाँ लग जाएगा। तो अब देखें राइबोलोज बिस फॉस्फेट, जहाँ से हमने ये 5 कार्बन वाला 1 2 3 4 5 और 2 फॉस्फेट एक साथ लग गए। तो हमने जहाँ से रिएक्शन स्टार्ट किया था राइबोलोज बिस फॉस्फेट से, वही मॉलिक्यूल दोबारा बन गया। यहाँ देखें आपको बताता हूँ हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? RUBP से। RUBP ये रहा राइबोलोज बिस फॉस्फेट। इसके दोबारा हमें इसके 5 मॉलिक्यूल गेन, 3 मॉलिक्यूल गेन हो गए। तो ये हो गया हमारे पास क्या? रीजनरेशन। अब मैं ये वाले पूरे प्रोसेस को इस साइकिल से भी थोड़ा समझा देता हूँ और आसानी हो जाएगी। देखें सबसे पहले क्या था? 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास एटमॉस्फेयर से आ रहे थे,
और इसके बाद और क्या हो रहा था, एक हमारे पास मॉलिक्यूल था जो स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, मतलब ये अगर क्लोरोप्लास्ट है, ये थाइलाकॉइड है, ये स्ट्रोमा वाला एरिया ये सारा, तो स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में ये रिएक्शन भी वहीं हो रहा है। तो वहाँ ये एक मॉलिक्यूल मौजूद है, कौन सा, राइबोलोज बिसफॉस्फेट, जिसके पास ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5 कार्बन है और दोनों तरफ क्या है, फॉस्फेट है। तो राइबोलोज बिस फॉस्फेट का मतलब यही है, बाय से आप समझें, बाय का मतलब दो होता है, तो दो फॉस्फेट इसके पास मौजूद है। इसके 3 मॉलिक्यूल, इसके 3 मॉलिक्यूल। तो अब कार्बन नंबर को भी काउंट करते जाते हैं। देखें ये 5 का राइबोलोज बिस फॉस्फेट 5 कार्बन वाला है, 5 कार्बन और 3 मॉलिक्यूल हैं, तो कितने हो गए टोटल 15 कार्बन। और कार्बन डाइऑक्साइड के भी 3 हैं, तो इसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन। तो टोटल अब तक 18 कार्बन से हम रिएक्शन को स्टार्ट करें। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। इसके बाद रुबिस्को जो एंजाइम है इसको कैटलाइज करेगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्या है, अगला है हमारे पास इन दोनों के रिएक्शन से बनेगा 3 फॉस्फोग्लाइसरेट। ठीक है, जो कि हम देख चुके हैं। इसमें जो अनस्टेबल है वो यहाँ नहीं शो किया होता यूजुअली, मैंने अनस्टेबल की आपको बात पहले बता दी थी। डायरेक्टली जो स्टेबल मॉलिक्यूल है जिसका नाम है प्रॉपर उसको शो किया होता है। अनस्टेबल 6 कार्बन वाला बन रहा था मगर वो टूट के दोबारा ये बन रहा था, तो इसी को डायरेक्टली शो किया होता है यूजुअली। तो ये क्या है, 3 फॉस्फोग्लाइसरेट है। अब इसमें अगर हम इसके 6 मॉलिक्यूल हैं, अगर हम इसके कार्बन काउंट करें, 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है इंटू 6, कितने हो जाएंगे, 18 कार्बन इसके पास मौजूद है। ठीक है भाई, डन हो गया। तो 18 कार्बन से स्टार्ट किया था, 18 कार्बन यहाँ है। अब एटीपी जो है, एटीपी कन्वर्ट हो रहा है हमारे पास, एटीपी में 6 एटीपी में कन्वर्ट हो रहे हैं और एक एक एटीपी हर मॉलिक्यूल को जा रहा है, तो 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट बन जाएगा। इसके पास भी कितने देखें, ये है हमारे पास 6 कार्बन वाला, 3 कार्बन वाला और 6 मॉलिक्यूल, तो 18 कार्बन इसके पास भी उतने ही कार्बन मौजूद हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ ये कि मैं, अच्छा वो मैं आपको दोबारा बाद में बता देता हूँ। अच्छा ठीक है, अब अगला प्रोसेस क्या है, इसमें NADPH जो है वो NADP में कन्वर्ट हो रहा है और जो मॉलिक्यूल बन रहा है ग्लाइसरॉल हाइड्रोजन 3 फॉस्फेट, ये अपने इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन इसको देगा। और इसके पास भी कार्बन काउंट करें तो 3 कार्बन का कंपाउंड है और 6 मॉलिक्यूल ही हैं, तो 18 कार्बन स्टिल। उसके बाद जो मॉलिक्यूल बना G3P, ठीक है, ये G3P बना, G3P के भी 6 बनेंगे। एक जो है वो रिएक्शन से बाहर निकल जाएगा, ग्लूकोज और अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड इससे बनेंगे। 5 जो है दोबारा रिएक्शन में चले जाएंगे, तो 5 मॉलिक्यूल ये देखें, एक ही बाहर निकला, कितने कार्बन है, 3 कार्बन वाला। और ये 3 कार्बन वाले के 5 मॉलिक्यूल हैं, तो ये कितने हो गए टोटल 15 कार्बन। तो हम देखें 18 थे यहाँ पर, तो 3 बाहर निकल के 15 है, तो अभी 18 का नंबर पूरा हो रहा है। उसके बाद अगर आगे देखें तो 3 एटीपी अब एटीपी में कन्वर्ट होंगे ताकि एक फॉस्फेट इसमें ऐड करें और ये डी अरेंजमेंट करके ये वाला राइबोलोज बिसफॉस्फेट दोबारा बना लेंगे। और इसके भी अगर कार्बन हम देखें तो 5 कार्बन वाला एक कंपाउंड है, 3 इसके पास 3 मॉलिक्यूल हैं, तो ये कितना हो जाएगा 15 कार्बन। तो कार्बन नंबर से आप देख सकते हैं कि वो बैलेंस ही रह रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब मैं थोड़ा सा मिटा के आपको यहाँ पर एक और चीज़ जो मैं आपको बता चुका हूँ एक्चुअली, बट यहाँ पर एक और चीज़ आपको बता दूँ ताकि और क्लियर हो जाए। अच्छा देखें, यहाँ से लेकर हमारे पास ये पहले स्टेप से लेके यहाँ तक, ठीक है, इस यहाँ तक ये प्रोसेस है पूरा कार्बन फिक्सेशन का, कार्बन फिक्सेशन का। उसके बाद ये G3P तक, यहाँ से लेके फिर यहाँ तक पूरा प्रोसेस है हमारे पास। इसको क्या कहते हैं हम, रिडक्शन। ये हम देख भी चुके हैं, ये मैं आपसे इस चार्ट में मार्क करा रहा हूँ। उसके बाद ये पूरा प्रोसेस क्या है, रीजनरेशन। ठीक है, आई होप ये चीज़ें क्लियर होंगी। अच्छा, अब हम रिस्पिरेशन को पढ़ते हैं। रिस्पिरेशन क्या है एक्चुअली, रिस्पिरेशन दो तरह की है। एक तो हम कहते हैं रिस्पिरेशन को कि गैस एक्सचेंज जो कर रहे हैं हम, ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट को दे रहे हैं, तो ये रिस्पिरेशन है। मगर ये रिस्पिरेशन जो है वो एक्सटर्नल रिस्पिरेशन होती है। एक्सटर्नल रिस्पिरेशन को हम कहते हैं गैसेज एक्सचेंज, जो कि हम अगर प्लांट्स में आप देखें, प्लांट दिन में क्या कर रहे होंगे, प्लांट्स दिन में जो है ऑक्सीजन एनवायरनमेंट को दे देते हैं, फोटोसिंथेसिस के नतीजे में जो निकालते हैं, और एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, हम इसको ऑपोजिट कर रहे होते हैं। तो ये सारा एक्सटर्नल रिस्पिरेशन में आता है, जो गैस एक्सचेंज जो है वो ऑर्गेनिजम्स एनवायरनमेंट के साथ कर रहे हैं। अगर इंटरनल रिस्पिरेशन को देखें तो असल रिस्पिरेशन जो है वो यही होती है, इंटरनल रिस्पिरेशन। ये क्या होती है कि हम अगर खाने का टुकड़ा है, खाना है, इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के इससे एनर्जी ले रहे हैं, तो यही चीज़ है प्रोसेस बाय विच एनर्जी, ये ई का मतलब एनर्जी है, इज मेड अवेलेबल टू सेल्स बाय ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज को मैं ये खाने से आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, ग्लूकोज तोड़ के हम एनर्जी ले रहे हैं। अब रिस्पिरेशन जो है वो यूनिवर्सल प्रोसेस है, मतलब सारे सेल्स में, हर सेल के, लिविंग ऑर्गेनिज्म के हर सेल में हो रही होगी, क्योंकि हर सेल को एनर्जी चाहिए। तो और अब ये होने के लिए ग्लूकोज एज अ फ्यूल चाहिए होता है। जैसे हम गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं और चलता है, तो अगर हमारे अंदर ग्लूकोज डालेंगे उससे एनर्जी मिलेगी तो हम चलेंगे, तो ग्लूकोज एज अ फ्यूल चाहिए इसके लिए। अब बात यह है कि हमने ग्लूकोज तो खा लिया, ठीक है, ग्लूकोज जो है वो अब टूटेगा कैसे, ये बात है। तो वो टूटता है रिस्पिरेशन से। ठीक है, अब रिस्पिरेशन जो है मैं आपको समझा देता हूँ। रिस्पिरेशन
अगर तो ऑक्सीजन नहीं है तो होगी एनारोबिक, उसको हम देख लेते हैं। अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो होगी एरोबिक, ठीक है। अब एरोबिक रिस्पिरेशन कैसे होगी? ग्लूकोज जो है वो सबसे पहले एक प्रोसेस से जाएगा, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, सारे प्रोसेस की डिटेल पढ़ते हैं, मैं सिर्फ इनलिस्ट कर रहा हूँ। फिर ग्लाइकोलिसिस के बाद एक छोटा सा प्रोसेस और होगा जिसमें एसिटाइल को ए बन जाएगा। एसिटाइल को ए के बाद ये इंटर हो जाएगा क्रैब साइकिल में, और क्रैब साइकिल के बाद ये इंटर होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। तो ग्लाइकोलिसिस जो है ये ऐसा प्रोसेस है, ये चाहे एरोबिक रिस्पिरेशन हो चाहे एनारोबिक रिस्पिरेशन हो, दोनों का एक कॉमन प्रोसेस है, ठीक है, कॉमन है दोनों के लिए। तो उसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो अगर एनारोबिक हो रही है तो उसके डिफरेंट पाथवे आ जाते हैं, एरोबिक हो रही है तो ये जो मैंने समझाया ये आगे कंटिन्यू हो जाता है। तो अब यही मेंशन है कि प्रायर टू एंटरिंग माइटोकॉन्ड्रिया का ये कहना चाह रहे हैं कि क्रैब साइकिल के बाद जितने प्रोसेसेस होते हैं क्रैब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होने से पहले ग्लूकोज टूट जाता है दो मॉलिक्यूल्स में, इसको कहते हैं पायरुविक एसिड, और ये ग्लाइकोलिसिस में होता है, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस का ये समझाना चाह रहे हैं। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है कि ग्लूकोज दो मॉलिक्यूल्स में टूटता है, जिन मॉलिक्यूल को हम कहते हैं पायरुविक एसिड, और ये होता है साइटोसोल या आप कह लें साइटोप्लाज्म। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा रिएक्शन कहाँ हो रहा है, ये आपसे काफ़ी पूछी जाती है, ठीक है। तो अभी क्या होगा, ये ग्लूकोज है C6H12O6, ये टूटेगा, ये पायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड में टूट गया और हमें एनर्जी मिल गई। इस प्रोसेस में क्या होता है, NAD जो है वो NADH2 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। NADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा और पायरुविक एसिड बन जाएगा, एनर्जी मिल जाएगी। तो ये एक शॉर्ट इक्वेशन है, पूरे प्रोसेस को हम पढ़ते हैं अभी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, वही जैसे मैंने समझाया, डिपेंड अपॉन कंडीशन। ये तो है बोथ, ये हो गया हमारा ग्लाइकोलिसिस एरोबिक के लिए और एन एरोबिक दोनों में हो रहा है ये। अब इसके बाद जो प्रोसेस है वो क्या होगा कि ये पायरुविक एसिड हमें मिल गया ग्लाइकोलिसिस की डिटेल हम पढ़ते हैं अभी, ठीक है। बट ग्लाइकोलिसिस का एंड रिजल्ट क्या है, पायरुविक एसिड है। अब अगर मैं आपको ये कंसीडर कर लें पायरुविक एसिड मिल चुका है, अब आगे क्या होना है, अगर तो ऑक्सीजन अवेलेबल है, ठीक है, तो ये एरोबिक रिस्पिरेशन में चला जाएगा। आगे क्या बनेगा, एसिटाइल को बनेगा, एसिटाइल को ए, क्रैब साइकिल होगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगी, ठीक है। सबको पढ़ेंगे वन बाय वन। अच्छा, इसके बाद अगर तो ऑक्सीजन नहीं अवेलेबल तो एनारोबिक रिस्पिरेशन होगी, जिसको फर्मेंटेशन भी कहते हैं, और ये अल्कोहलिक भी हो सकती है और लैक्टिक एसिड भी हो सकती है, ठीक है। ये थोड़ा इंग्लिश किया, हम डिटेल सबकी पढ़ते हैं। अब सबसे पहले पढ़ते हैं ग्लाइकोलिसिस, जो कि दोनों के लिए होना है, दोनों एरोबिक एनारोबिक। ग्लाइकोलिसिस बहुत एरोबिक एनारोबिक में होगा। क्या होगा इसमें, ग्लूकोज टूटेगा पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड के भी दो मॉलिक्यूल्स में, और साइट क्या है, साइटोसोल कह लें या साइटोप्लाज्म कह लें, एक ही बात है, ठीक है। अब इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, एक NAD चाहिए होता है, ATP हमें चाहिए होता है इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। अब इसके दो फेज होते हैं, एक प्रिपरेटरी फेज होता है जिसमें तैयारी करता है, और दूसरा जो है ऑक्सीडेटिव कह लें या पे ऑफ फेज कह लें। प्रिपरेटरी फेज क्या होता है, इसमें हम एनर्जी को खर्च करते हैं, ठीक है। हमें देखें इंस्पायरेशन का मेन एम क्या है, एनर्जी को लेना, मगर एनर्जी लेने के लिए हम थोड़ी सी हमें पहले खर्च करनी पड़ेगी, फिर हमें एनर्जी मिलेगी। बिल्कुल वैसे ये कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट करें, थोड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर उसके बाद आपको फायदा मिलता है। तो बिल्कुल वैसे ही हमें फ़ायदा लेने के लिए थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी है। इन्वेस्टमेंट किस फॉर्म में, ATP की फॉर्म में, एनर्जी की फॉर्म में। इसमें क्या होगा, ग्लूकोज जो हमने खाया, ठीक है, ग्लूकोज खाया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। देखें ये है बहुत स्टेबल मॉलिक्यूल, ठीक है। अब ये क्या है कि मुझे रिएक्ट करने के लिए कोई चीज़ दो जो मैं अनस्टेबल हूँ और रिएक्ट करूँ, तो वो हम इसको अनस्टेबल करने के लिए क्या कर रहे हैं, ATP आ रहा है, वो इससे एक फॉस्फेट क्या कर रहा है, इसको दे रहा है, ठीक है। ATP का मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, एक फॉस्फेट दे रहा है। तो यहाँ हम ATP को खर्च कर रहे हैं, ये यहाँ पर, इसलिए हम क्या करें, प्रिपरेटिव फेज, जैसे मैंने बताया, एनर्जी को यूज़ करेंगे, यहाँ हम खर्च कर रहे हैं ATP। तो हमने यहाँ एक ATP को खर्च कर दिया, ठीक है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया। 6 फॉस्फेट का क्या मतलब है, ग्लूकोज के बाद 6 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5 6, जैसे हम पढ़ते हैं C6H12O6, इसका फॉर्मूला है, C6 का मतलब 6 कार्बन। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का मतलब क्या है कि छठे कार्बन पे फॉस्फेट लगा होगा। नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो छठे कार्बन में जब फॉस्फेट लगेगा तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाएगा। फिर आइसोमराइजेशन हो जाती है। आइसोमराइजेशन क्या कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, मगर स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं समझाता हूँ। देखिए, अगर ये कोई स्ट्रक्चर है, ये 1 2 3 5 कार्बन बना लिए, मैं ब्रोमीन लगा देता हूँ तीसरे कार्बन पे, ठीक है। मैं यही स्ट्रक्चर बनाता हूँ, इसके हाइड्रोजन बैलेंसिंग कर रहे हैं, समझाने के लिए कर रहा हूँ, और यहाँ ब्रोमीन दूसरे स्ट्रक्चर पे लगा, दूसरे कार्बन पे लगा दिए। ये इसका फॉर्मूला देखें क्या बनेगा, C5Br। इसका फॉर्मूला भी क्या बनेगा, C5Br। मगर स्ट्रक्चर देखें, इसका ब्रोमीन दूसरे कार्बन पे, इसका ब्रोमीन तीसरे कार्बन पे, तो स्ट्रक्चर क्या है, इनका अलग है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं आइसोमराइजेशन, मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा और स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। तो क्या करेगा, अपना एक आइसोमर बना लेगा, क्या, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ये कुछ एंजाइम्स की मदद से होता है, जो कि एंजाइम आपको याद रखना जरूरी नहीं है, बस याद रखें इस प्रोसेस में क्या होता है, आइसोमराइजेशन के मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट थोड़ी चेंज हो रही है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया, ठीक है। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है, अब ये कहेगा मुझे एक और फॉस्फेट दो भाई। ये अब बिल्कुल वैसे ये आइसोमर है, मतलब इनका क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। तो इसके बाद भी 6 कार्बन होंगे, 2 3 4
छः कार्बन है और 6 फॉस्फेट है, तो इसके बाद छठे कार्बन पे क्या है, फॉस्फेट मौजूद है। तो अब हम दोबारा एक एटीपी हमें देना पड़ेगा, एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होगा, यहाँ हम दूसरा दूसरा एटीपी दे रहे हैं, दूसरी एनर्जी करेंसी हम दूसरी बार यूज़ कर रहे हैं। अब ये बन जाएगा ग्लूकोज 1,6 बाईफॉस्फेट। 1,6 का क्या मतलब, एक फॉस्फेट कार्बन नंबर 1 पे लगा हुआ है, एक छठे पे लगा हुआ है, और बाई इसलिए कह रहे हैं कि 2 फॉस्फेट है, तो फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट बन गया। अब फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट क्या करेगा, ये अब 2 मॉलिक्यूल में टूट सकता है, ठीक है। ये क्या है एक्चुअली 6 कार्बन कंपाउंड, ये 2 मॉलिक्यूल्स में टूटेगा, दोनों क्या होंगे 3 कार्बन कंपाउंड, आधे आधे में टूट जाएगा 3 कार्बन कंपाउंड। एक में टूटेगा, इसको कहते हैं डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, एक का नाम है डीएपी, इसको हम कह सकते हैं। दूसरे का नाम है ग्लाइसिल हाइड 3 फॉस्फेट, जिसको G3P भी कह सकते हैं, या इसका दूसरा नाम है 3 फॉस्फोग्लाइसरेट, और 3 फॉस्फोग्लाइसरेट को हम कहते हैं 3PGAL। दोनों एक ही चीज़ के नाम है, किसी भी नाम से हम याद रख लें। अब क्या होता है कि दोनों 3 कार्बन कंपाउंड है, दोनों एक दूसरे के आइसोमर है। आइसोमर वही कि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, और ये क्या है, इनका स्ट्रक्चर अलग है। तो ये क्या होता है, जो ग्लाइसिल हाइड 3 फॉस्फेट है, ये वाला, ये जो है ग्लाइसिल हाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है, ये क्या करता है, ये कन्वर्ट हो जाता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। अब हमें क्या पता चला कि हमारे पास 2 डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट आ गए हैं, ठीक है, 2 डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट हमें मिल गए। अच्छा, अब हम रिएक्शन का आगे कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा कंप्लीट हो गया, कौन सा फेज, ये हमारा प्रिपरेटरी फेज कंप्लीट हो गया। इसमें हमने 2 एटीपी खर्च कर चुके हैं। मैं ये आपको याद करा दूं दोबारा कि हम इसमें 2 एटीपी के मॉलिक्यूल खर्च कर चुके हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अब पढ़े हम ऑक्सीडेटिव फेज। ऑक्सीडेटिव फेज या पे ऑफ फेज कह लें, इसमें हमने एनर्जी लगाई थी, ठीक है। अब हमें यहाँ से एनर्जी मिलेगी, जो कि हमें रिस्पायरेशन में एक्चुअली क्या एनर्जी लेनी है ना, तो हम एनर्जी अब मिलेगी। तो ये हम अगर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं यहाँ तक, ठीक है, अब हमें इसका फायदा मिलना शुरू होगा। G3P मतलब क्या, G3P जो है, ये आप कह लें डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये क्या है, ये अब आगे इसको हम कंटिन्यू करें, इसको आप G3P लिख लें या DAP लिख लें, ठीक है। अब ये रिएक्शन 2 में हो रहा हो, क्यों? अच्छा, मैंने आपको बताया कि डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लाइसिल 3 फॉस्फेट, ये दोनों जो हैं, ये एक दूसरे के क्या हैं, आइसोमर है। तो अब आइसोमर जो हैं, ये अब ये रिएक्शन को, अब हमने 2 मॉलिक्यूल बन चुके हैं ना डीएपी के, तो अब रिएक्शन एक मॉलिक्यूल के लिए यहाँ चलेगा और एक मॉलिक्यूल के लिए यहाँ चलेगा। तो मैं आपको एक ही सेम रिएक्शन चल रहे होंगे, हम एक ही पढ़ लेते हैं और उसका जो एंड प्रोडक्ट है उसका मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, कि दूसरा रिएक्शन जो साइड पे चल रहा है वो बिल्कुल सेम है। तो अब G3P को हम, ये जो है, इससे हम कंटिन्यू करें, ठीक है, DAP से कंटिन्यू कर लें, G3P से कंटिन्यू कर लें, एक ही बात है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब G3P जो बना है, अब यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। क्या होगा, NAD जो है वो NADH में कन्वर्ट होगा सबसे पहली चीज़, और दूसरा क्या है कि इसमें फॉस्फेट आके अटैच हो जाएगा। 2 काम हो रहे हैं भाई, क्या कि फॉस्फेट आके अटैच हो रहा है और NADH में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब क्या कि कोई भी चीज़, जैसे हम पहले भी हम देख चुके हैं कि अगर ये एक चीज़ है, इसके अंदर ऑक्सीजन को ऐड करें या इलेक्ट्रॉन को निकालें या हाइड्रोजन को निकालें, ये सब कहते हैं, सबको कहलाता है ऑक्सीडेशन। इसका ऑपोजिट कर दें, इस चीज़ में से ऑक्सीजन निकाल लें या इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें या हाइड्रोजन ऐड कर दें, ये सब क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा रिडक्शन, ठीक है। तो NAD के अंदर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, ठीक है, मैंने बताया कि किसी चीज़ में हाइड्रोजन ऐड हो तो क्या कहलाएगा, रिडक्शन। तो NAD क्या होगा, रिड्यूस होगा, NAD की रिडक्शन होगी, ठीक है। मगर NAD में रिडक्शन तो हो रही है, तो इसका जो H+ इसमें ऐड हो रहा है, ये एक्चुअली कहाँ से आ रही है, ये G3P से निकलेगा ना, तो आएगा यहाँ पर। तो किसी चीज़ से हाइड्रोजन जब निकल रहा है तो क्या कहला रही है, ऑक्सीडेशन। तो G3P की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। तो यहाँ पर इस स्टेप में एक मॉलिक्यूल रिड्यूस हो रहा है, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर साइमल्टेनियसली एक मॉलिक्यूल रिड्यूस हो रहा हो, एक ऑक्सीडाइज हो रहा हो, तो उसको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये स्टेप क्या है, इस स्टेप में रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। एक मॉलिक्यूल G3P जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और NAD क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। एक चीज़ ये हो रही है इसमें। दूसरा क्या है कि इसमें फॉस्फेट ऐड हो रहा है, ठीक है। और फॉस्फेट कहाँ से, फॉस्फेट ये ATP से नहीं आ रहा है, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। इसमें I आगे लिखा हुआ, I का मतलब होता है इनऑर्गेनिक। तो ये कहीं साइटोप्लाज्म में पड़ा होगा, ATP से नहीं आएगा। इनऑर्गेनिक कैसे, H3PO4 से भी आ सकता है। कोई भी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद नहीं है, उसमें से जब फॉस्फेट आएगा तो ये क्या, ये वाला फॉस्फेट होगा जो यहाँ के ऐड होगा, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें इसमें हुई। अब क्या बन जाएगा, 1,3 बाईफॉस्फोग्लाइसरेट। देखिए G3P में एक फॉस्फेट मौजूद था, जो कि हम यहाँ पढ़ चुके हैं ऊपर। G3P में हमारे पास ग्लाइसिल हाइड 3 फॉस्फेट जो है, इसका नाम ही ऐसा है। देखिए फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट था, 2 फॉस्फेट थे ना फ्रक्टोज के अंदर, 1,6 बाईफॉस्फेट के अंदर। तो ये जब आधे आधे में टूटा तो एक फॉस्फेट इस मॉलिक्यूल में जाएगा, एक फॉस्फेट इस मॉलिक्यूल में जाएगा। तो इसी मॉलिक्यूल से हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो G3P में एक फॉस्फेट ऑलरेडी मौजूद था, अब एक फॉस्फेट और ऐड किया तो वो अब ये 3 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। तो जब 3 कार्बन वाले कंपाउंड के अंदर एक फॉस्फेट पहले मौजूद था 3rd कार्बन पे, एक हमने पहले कार्बन पे लगा दिया, तो क्या बन जाएगा, 1,3, ठीक है। एक पहले पे एक 3rd पे, बाय का मतलब 2 बाईफॉस्फोग्लाइसरेट मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो मिलेगा। यहाँ 2 फॉस्फेट है, इसमें से एक फॉस्फेट को निकाल लेगा और ATP फॉस्फेट को लेके ATP में कन्वर्ट हो जाएगा। ATP हमें चाहिए थी, हमें पहले ATP मिला है, अब
इस प्रोसेस में, बिजनेस में आप देखें अब फ़ायदा होना शुरू हुआ। पहले एटीपी मिला और जब एटीपी निकला वो पहले कार्बन से निकल गया, अब क्या बचेगा ये वाला मॉलिक्यूल, इसके अंदर 3 कार्बन है, एक फॉस्फेट है, तो इसको कह रहे हैं 3 फॉस्फोग्लाइसरेट। तीसरे कार्बन पे फॉस्फेट लगा हुआ है और नाम फॉस्फोग्लाइसरेट है, इसलिए 3 फॉस्फोग्लाइसरेट इसको कह रहे हैं। ये मॉलिक्यूल बन गया भाई। अब ये क्या करेगा, ये इसके अंदर क्या होगी, रीअरेंजमेंट होगी मॉलिक्यूल्स की। रीअरेंजमेंट कैसे, ये 3 कार्बन है ना, 1 2 3 कार्बन है, इसके थर्ड पे फॉस्फेट लगा हुआ है, ये तीसरे का फॉस्फेट उठ के दूसरे पे आ जाएगा, तो 1 2 3 और ये फॉस्फेट दूसरे पे आ गया, तो इसका एक्चुअली आइसोमर ही बन गया, ठीक है, वही आइसोमर बन गया। अब इसका नाम क्या होगा, 2 फॉस्फोग्लाइसरेट, दूसरे कार्बन में फॉस्फेट आ गया, कोई और चेंज नहीं हुआ इसमें, ठीक है, ये स्टेप भी हो गया। अब अगले स्टेप में क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, पानी का मॉलिक्यूल निकल गया इसमें। जब पानी का मॉलिक्यूल निकला तो एक और कंपाउंड बन जाएगा, इसको कहेंगे फॉस्फोइनॉइल पायरुवेट, ठीक है, फॉस्फोइनॉइल पायरुवेट बन गया। उसके बाद अगला स्टेप आखिरी इसमें एडीपी आएगा दोबारा, और इसमें से जो एक फॉस्फेट मौजूद था जो कि इसके सेकंड कार्बन पे ही है, ये फॉस्फेट इससे वो भी ले लेगा और एटीपी बना लेगा, हमें दूसरा एटीपी मिला है, तो अब क्या हो जाएगा, आखिर में हमें पायरुवेट मिल जाएगा, जिसके हम डिस्कशन कर रहे थे, हमें पायरुवेट मिल गया। ये हुआ एक मॉलिक्यूल के लिए। हमने 2 डीएपी बनाए थे, या 2G3P से स्टार्ट करेंगे तो हमें एक जो है पूरा यहाँ पर भी चल रहा होगा, और हमें एक और पायरुवेट, बिल्कुल ऐसा ही रिएक्शन चल रहा होगा, एक और पायरुवेट यहाँ भी मिल जाएगा, तो 2 मॉलिक्यूल से पायरुवेट मिल जाएंगे। पायरुवेट का फॉर्मूला C3H4O3, ये फॉर्मूला आप याद रखें, आपका एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। अब अगर हम दोबारा देखें कि हमें क्या क्या मिला इस रिएक्शन में, नेट यील्ड क्या हुआ, देखिए मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। हम एक एटीपी यहाँ खर्च किया था, एक एटीपी यहाँ खर्च किया था, हमने 2 एटीपी खर्च किए सबसे पहले। उसके बाद जब हम ऑक्सीडेटिव या पे ऑफ फेज के अंदर आए, तो हमने पे ऑफ फेज के अंदर क्या फ़ायदा उठाया, एक तो हमने NADH बनाया, ये चीज़ याद रखें, एक NADH यहाँ बनना है, तो एक साइमल्टेनियसली एक और रिएक्शन भी, जब ये 2 मॉलिक्यूल बने इसके बाद 2 रिएक्शन स्टार्ट हो गए, ठीक है, तो 2 मॉलिक्यूल बने, इसके ऊपर तो एक ही रिएक्शन था, तो 2 मॉलिक्यूल बने तो एक मॉलिक्यूल के लिए एक, दूसरे मॉलिक्यूल के लिए एक, 2 रिएक्शन स्टार्ट हुए, तो एक अगर NADH यहाँ बनाए तो एक NADH यहाँ भी बना होगा, ठीक है, दो NADH हो गए, 2 NADH यहाँ मिल गए। उसके बाद अगर एक एटीपी हमें यहाँ मिला तो दूसरा एटीपी यहाँ भी मिलेगा, और अगर एक और एटीपी यहाँ मिला तो एक और एटीपी यहाँ भी मिलेगा, तो ऐसे करके टोटल 4 एटीपी हो गए और 2 NADH हो गए। तो यही मैंने मेंशन किया, 2 पायरुवेट है, ठीक है, 2 पायरुवेट मिला हमें, वो तो हमें समझ आ गई, एक पायरुवेट ये रहा, एक दूसरे डायरेक्शन से आ गया। अब यहाँ लिखा है मैंने 2 एटीपी, क्यों, देखें, जब हमने यहाँ पर तैयारी करने के लिए एक एटीपी ये खर्च किया, एक एटीपी ये खर्च किया, तो अगर हम देखें हमें मिले तो टोटल 4, टोटल मिले तो हमें 4, कोई शक नहीं है इसमें, मगर हम 2 हमने रिएक्शन में खर्च भी तो किए। अगर हम इन्वेस्टमेंट को माइनस से कर दें तो नेट यील्ड क्या होगा, नेट यील्ड 2 होगा। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए तो ग्लाइकोलाइसिस की नेट यील्ड एटीपी क्या है तो 2 है, अगर टोटल यील्ड क्या है तो 4 है, ठीक है, एटीपी की। और हमें 2 NADPH2 मिले जो मैंने आपको पसंद आया, और एक NADPH को अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो हमें 3 एटीपी दे देते हैं, तो 2 है तो 2 इंटू 3 कितना होगा, 6 एटीपी। तो अगर एटीपी की फॉर्म में हम देखें तो हम इस रिएक्शन से एटीपी कितने टोटल मिल सकते हैं, 2 तो हमें मिल गए डायरेक्ट, और हमें 6 मिल गए NADH2 को कन्वर्ट करके, तो 8 एटीपी इस रिएक्शन से हमें मिल सकते हैं। इन चीज़ों का नेट यील्ड का ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एमसीक्यूज़ में, तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। ये हो गया। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। पायरुविक एसिड, ये वाली चीज़ जो थी ग्लाइकोलाइसिस, ये एरोबिक एनारोबिक के लिए क्या था, कंबाइंड था, कॉमन चीज़ थी। अब आगे क्या होना है, अगर तो एरोबिक रिस्पिरेशन ही अलग पाथवे है, अगर एनारोबिक रिस्पिरेशन है तो उसका अलग पाथवे है, ठीक है। मैं आपको पहले एरोबिक रिस्पिरेशन, पहले चले एनारोबिक का देख लेते हैं। एनारोबिक में क्या हो रहा है कि ब्रेक डाउन हो रहा है ग्लूकोज के अंदर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, तो इसमें ब्रेक डाउन हम ग्लूकोज का करेंगे। अब इसमें 2 हैं, एक तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का मतलब भी क्या है, एनारोबिक रिस्पिरेशन ही है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन किसमें होती है, प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, इसमें प्रॉपर सेल मौजूद नहीं होता, इसका पूरा चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया इसमें आता है, और यीस्ट जो है इसमें हो रहा होता है। इसमें क्या होता है, पायरुविक एसिड हमने बनाया ऊपर, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। इथेनॉल क्या होता है, C2H5OH, ये अल्कोहल फैमिली से बिलोंग करता है, सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इथेनॉल बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, और इस प्रोसेस में NADH2 NAD में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। NADH2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, NAD में। मतलब क्या कि इसके 2 हाइड्रोजन वो इसको इथेनॉल को दे देगा, 2 हाइड्रोजन निकाल रहा है और 2 हाइड्रोजन इस रिएक्शन में ऐड हो जाएंगे, तो पायरुविक एसिड इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो आपसे सवाल कैसे आता है, सवाल ये पूछा जाता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के प्रोडक्ट्स क्या हैं, तो आपसे पूछा जाता है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या इसमें यूज़ होता है, NADH2 NAD में कन्वर्ट होता है, ये भी पूछा जाता है। अच्छा, दूसरा क्या है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इसमें क्या बनेगा भाई, नाम भी बता रहे लैक्टिक एसिड, ऊपर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन तो नाम भी बता रहा था अल्कोहल है, अल्कोहल के भी बहुत सारी फैमिलीज हैं, अल्कोहल में भी इथेनॉल बन रहा था। अब लैक्टिक एसिड की कोई फैमिली नहीं है, तो लैक्टिक एसिड क्या है, लैक्टिक एसिड डायरेक्टली बनेगा। इसमें क्या होता है,
इसमें ये होता है कि पायरुविक एसिड तो हमें पता है, पायरुविक एसिड हम बना चुके हैं, कॉमन था। इसमें भी दोबारा NADH2 NAD में कन्वर्ट हो रहा है, जैसे ऊपर हो रहा था, और 2 लैक्टिक एसिड के मॉलिक्यूल बन रहे हैं। वही 2 हमारे पास पायरुविक एसिड थे, 2 लैक्टिक एसिड बनेंगे। यहाँ भी 2 पायरुविक एसिड थे, यहाँ भी 2 इथेनॉल ही बन रहे थे, ठीक है। 2 मैंने ऊपर लगाया नहीं। तो 2 लैक्टिक एसिड बने थे रिएक्शन में, तो 2 पायरुविक एसिड बने थे ग्लाइकोलिसिस में, 2 लैक्टिक एसिड बनेंगे और NADH2 NAD में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर फॉर्मूला देखना चाहें तो पायरुविक एसिड का ये फॉर्मूला ऊपर देख चुके थे, और जो है लैक्टिक एसिड का ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी आपके पास। अब लैक्टिक हमने ऊपर तो देखा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन प्रोकैरियोट्स में यीस्ट में होती है, मगर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहाँ होती है? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम एक्सरसाइज कर रहे हो, और इतनी एक्सरसाइज हो कि ऑक्सीजन जो है वो एरोबिक रिस्पिरेशन, ऑक्सीजन से हमें एनर्जी चाहिए, और एनर्जी हमें एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, तो ऑक्सीजन जो है इतनी फास्ट सप्लाई ना हो सके कि एरोबिक रिस्पिरेशन हो जाए, तो वो एनारोबिक में शिफ्ट हो जाती है कुछ टाइम के लिए, ताकि एनर्जी अवेलेबल होती रहे। तो ये मेंशन है इन मसल ड्यूरिंग एक्सट्रीम फिजिकल एक्टिविटी, जैसे कि स्प्रिंटिंग मतलब बहुत तेज भागना, व्हेन ऑक्सीजन इज नॉट ट्रांसपोर्टेड, ऑक्सीजन प्रॉपर्ली ट्रांसपोर्ट ना हो रही हो, जैसे सेल को नीड है, तो फिर वो शिफ्ट हो जाता है एनारोबिक रेस्पिरेशन में, वो ताकि एनर्जी मिल जाए, और जैसे ही वो हम कोई एक्सरसाइज करना बंद कर देंगे तो दोबारा वो रुक जाएगी। अब दोनों प्रोसेस का क्या है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो या एनारोबिक या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो, दोनों में बहुत कम एनर्जी निकलती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो नहीं अवेलेबल होती, ओनली 2% ऑफ एनर्जी हम इससे ले सकते हैं, ग्लूकोज को तोड़ के 2% ऑफ एनर्जी उससे हासिल कर सकते हैं। अब इसका रीज़न क्या हो सकता है? देखिए, हमेशा मैंने पहले भी आपको पढ़ाया है दूसरे चैप्टर्स में कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जब टूटता है तब भी एनर्जी निकलती है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है? जब CH बॉन्ड टूटेगा एनर्जी मिलेगी। तो अब अगर यहाँ आप देखें दोनों के प्रोडक्ट्स में, अगर इथेनॉल को मैं अलग से लिख लूँ, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का प्रोडक्ट है C2H5OH, ऐसे ही लैक्टिक एसिड को मैं अलग से लिख लेता हूँ C3H6O3। तो आप दोनों में देखें कार्बन और हाइड्रोजन कितने मौजूद हैं? इसमें 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन मौजूद है, इसमें 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन मौजूद है। तो अभी CH बॉन्ड इसमें मौजूद है, मतलब इसमें एनर्जी मौजूद है। तो इससे भी आप पता लगा सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं कि पूरी एनर्जी नहीं निकल पाई इस रिएक्शन में, क्योंकि ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थी। ऑक्सीजन ही मेन सोर्स है ताकि वो पूरी एनर्जी को ग्लूकोज से निकाल सके, ठीक है। चीज़ क्लियर हो गई। इसके बाद अगर हमारे पास ऑक्सीजन अवेलेबल हो तो क्या होगा? जो पायरुविक एसिड बना तो उसकी ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन वही है भाई, किसी चीज़ में ऑक्सीजन को ऐड करना या इलेक्ट्रॉन निकालना या हाइड्रोजन निकालना, ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो पायरुविक एसिड क्या है? एक्चुअली एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस है। ये क्रेब्स साइकिल जो अगला स्टेप है, हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, उसमें डायरेक्टली एंटर नहीं होता, ये पहले एक छोटे से स्टेप से गुजरता है फिर एंटर होता है। पायरुविक एसिड आया, पायरुविक एसिड 3 कार्बन का कंपाउंड है, ऊपर हम देख चुके हैं। इसमें इसका फार्मूला, ये रहा फार्मूला C3H4O3। तो इसमें 3 कार्बन है, ये इसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा और 2 कार्बन हो जाएंगे। तो 2 कार्बन वाला क्या होता है? एसिडिक एसिड, जो इनएक्टिव होता है। फिर हम और स्टेप से गुजरते हैं, वो स्टेप में नीचे आपको बताता हूँ। तो एसिडिक एसिड किसमें? ये भी 2 कार्बन है, और एसिटाइल कोई भी 2 कार्बन है। ये दोनों, ये एक स्टेप से गुजरता है जिससे एसिटाइल को ए बन जाता है, इसके अंदर कोएंजाइम ए ऐड हो जाता है, और NAD जो है हमारे पास यहाँ पर NADH में कन्वर्ट हो जाता है, ये मैं बताता हूँ। तो एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हो जाता है जो कि एक्टिव है, ठीक है। हमें ये एसिटाइल कोए चाहिए था। अब हम इसको, मैं ये डायग्राम से समझा देता हूँ क्या होता है। देखिए, ये पायरुविक एसिड का स्ट्रक्चर है। ये 3 कार्बन थे, ये 1 कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ठीक है। पहले कार्बन का CH3 था, तो ये एक कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ये, और ऑक्सीजन ऊपर। तो अगर अब ये पायरुविक एसिड में से कार्बन डाइऑक्साइड निकले तो ये 1 कार्बन ये है, ठीक है, और CO2 होता है ना कार्बन डाइऑक्साइड, तो एक ऑक्सीजन, तो CO2 ये वाला पूरा ऊपर वाला मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो नीचे ये आ जाएगा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और CH3 ये रह जाएगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया। अब क्या होगा? NADH में कन्वर्ट होगा, एक स्टेप ये है, और दूसरा क्या है कि कोएंजाइम ए ऐड होगा। अच्छा, अब हो क्या रहा है एक्चुअली? देखें, NADH में जब कन्वर्ट हो रहा है तो अब देखें NADH में जा रहा है, तो किसी चीज़ में हाइड्रोजन को ऐड हो जाए किसी चीज़ में, तो वो क्या कहलाता है? जैसे हमने यहाँ ऊपर पढ़ा, किसी चीज़ में से हाइड्रोजन निकालने तो ऑक्सीडेशन होता है, तो किसी चीज़ में हाइड्रोजन ऐड हो जाए, जैसे मैं ऊपर बता भी चुका हूँ, तो वो क्या होता है एक्चुअली? रिडक्शन। मगर हाइड्रोजन कहाँ से आ रहा है? ये हाइड्रोजन एक्चुअली ये पायरुविक एसिड से आ रहा है ना। NAD को NADH कन्वर्ट करने के लिए जो हाइड्रोजन है वो पायरुविक एसिड से निकल रहा है। तो पायरुविक एसिड से जब हाइड्रोजन निकलेगा तो उसकी क्या होगी? ऑक्सीडेशन। तो पायरुविक एसिड की एक तो ऑक्सीडेशन हो रही है, दूसरा पायरुविक एसिड में से कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल रहा है, जैसे मैंने बताया। तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलने को क्या कहते हैं? डी कार्बोक्सिलेशन।
डी का मतलब निकलना, कार्बन ऑक्सीडेशन का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ दो काम हो रहे हैं इसके, पायरुविक एसिड की ऑक्सीडेशन भी हो रही है, पायरुविक एसिड की डीकार्बोक्सिलेशन भी हो रही है, इसलिए हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ये टर्मिनोलॉजी है। उसके बाद तीसरी चीज़ क्या हो रही है, इसके अंदर कोएंजाइम ए ऐड हो रहा है। कोएंजाइम एक्चुअली क्या है, सल्फर कंटेनिंग एक कंपाउंड है जो कि विटामिन बी से ड्राइव हुआ है, ठीक है, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तीन चीज़ें हो गई, अब एक तो ऑक्सीडेशन हो रही है इसकी, डीकार्बोक्सिलेशन हुई और कोएंजाइम ऐड कर दिया। तीन चीज़ें करने के बाद ये एसिटाइल को ए एक कंपाउंड बन गया जिसका ये स्ट्रक्चर है CH3 है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और को यहाँ ऐड है, तो एसिटाइल को है। अब ये इस कंडीशन में आ गया कि अब ये चला जाए क्रैब साइकिल में, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा भाई, यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। अब एक मुझे छोटी सी आपको टर्मिनोलॉजी पढ़ानी है, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। ये क्या होती है? ऑक्सीडेशन का जब भी वर्ड आए लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो इसका यूजुअली मतलब ये होता है कि ऑक्सीडेशन से हम एनर्जी ले रहे होते हैं, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ के एनर्जी ले रहे होते हैं। तो ऑल लिविंग सिस्टम नीड कंटिन्यूअल सप्लाई ऑफ एनर्जी। हर सिस्टम को, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उसको एनर्जी जो है वो कंटिन्यूस चाहिए होती है। और एनर्जी किस फॉर्म में होती है? एटीपी की फॉर्म में होती है। और एटीपी की फॉर्म में एनर्जी कब आएगी? जब CH बॉन्ड टूटेगा, और CH बॉन्ड को टूटने को हम क्या कह रहे हैं एक्चुअली? ऑक्सीडेशन। तो ये बायोलॉजिकल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रही है और CH बॉन्ड टूट रहा है, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन होती है, एटीपी बनता है, एटीपी हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजी थोड़ी आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद ऑल सेल, हर सेल जो है बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन करता है, CH बॉन्ड को तोड़ता है, एनर्जी लेता है, एक्सेप्ट फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कहाँ से एनर्जी लेता है भाई? सनलाइट से डायरेक्ट एनर्जी लेता है। और कीमोसिंथेसिस, कीमोसिंथेसिस केमिकल से एनर्जी लेता है, अपने खाने को तोड़ के उससे एनर्जी हासिल करता है। तो ये दो प्रोसेस हैं जो कि बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन को यूज़ नहीं करते। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्रैब साइकिल से कंटिन्यू करेंगे।